दूसरे दिन सुबह के वक्त मनोरमा का मन कुछ उदास सा था। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की ओर देख रही थी। इतवार का दिन था, बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए उसने स्कूल जाने के लिए बच्चों को नहीं जगाया और ना ही अभी तक कोई काम शुरू किया था। तभी धर्मवीर भी जागा और उसने मनोरमा को ऐसे परेशान सा देखा तो पूछ बैठा, तुम वहाँ खिड़की के पास इतनी परेशान सी क्यों खड़ी हो? आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मनोरमा बोली, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी परेशानी की वजह विश्वनाथ है। जब आप जानते हैं तो उसे आपने घर में पनाह क्यों दी? वो अब सुधर चुका है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। ये आपकी गलतफहमी है। आपको पता है कि वो मुझे पसंद करता था और मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसका प्यार ठुकराकर आपसे शादी कर ली, तो तब से चिढ़ा बैठा है। तभी तो उसने आपकी कंपनी का नाम भी खराब करना चाहा था। उसने असली दवाइयों की जगह नकली और एक्सपायर दवाई बाजार में उतार दी थी। न जाने कितने लोग आहत हुए थे और पुलिस आपको पकड़ने आ गई थी, क्योंकि कंपनी तो आपकी थी। लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला आपकी जान पहचान का निकला। आपने उससे अच्छी तरह जांच करने को कहा, तब ये बात सामने निकल कर आई कि सब किया कराया विश्वनाथ का है। तब भी तो आपने उसे माफ़ कर दिया था। फिर उसने कंपनी में गबन करके गद्दारी का एक और सबूत दे दिया और आप फिर भी उस आदमी पर भरोसा कर रहे हो। मनोरमा रोते हुए बोली, तो तुम ही बताओ कि क्या करूं? उससे जाकर कह दूं कि निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है? मैंने ऐसा करने को तो नहीं कहा, तो तुम ही बताओ, कोई रास्ता सुझाओ। ठीक है, तो जब तक वो हमारे साथ रह रहा है तो हमें सावधान रहना चाहिए। कुछ दिन के बाद कह देना कि वो जाकर फार्म हाउस संभाले, खेतों में जाकर देखे कि ठीक से काम हो रहा है या नहीं। उसे काम और रहने की जगह भी मिल जाएगी और आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मनोरमा बोली, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। 2-4 दिन उसे यहीं रहने दो, फिर उसे कहता हूँ। अब कह दूँगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बस वो यहाँ ना रहे। मैं बस यही चाहती हूँ। 2-4 दिन तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, पर उससे ज़्यादा नहीं करूँगी। अब तो प्रसन्न हो जाओ देवी और एक अच्छी सी स्माइल दे दो। ये सुनकर मनोरमा मुस्कुरा पड़ी। अब तो चाय मिलेगी या नहीं? बस अभी लाई, और ये भी बता दीजिए कि नाश्ते में क्या लेंगे? मनोरमा ने धर्मवीर से पूछा। आज तो भाई हमारा मन बेसन का चीला खाने का मन है, वो भी हरी चटनी के साथ। मैं तब तक लोन में जाता हूँ, तुम चाय वहीं भिजवा देना। जी बस कुछ ही देर में तैयार किए देती हूँ। इतना कहकर मनोरमा किचन में गई। उसने घर की नौकरानी लच्छों के हाथ विश्वनाथ और धर्मवीर के लिए चाय भेजी और वो बच्चों को जगाने के लिए उनके पास पहुंची। बच्चों से फ्रेश होने को कहा। तब तक उसने बच्चों का दूध तैयार किया और किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। उधर लोन में धर्मवीर ने विश्वनाथ से पूछा, तुम्हें रात नींद तो अच्छे से आई ना? जिसे पेट भर खाना मिल जाए और रहने को छत मिल जाए, उसे भला कैसे नींद अच्छी नहीं आएगी? मैं तो रात भर निश्चित होकर सोया। शुक्रिया दोस्त, जो तुमने अपने घर में आसरा दिया। विश्वनाथ ने कहा, शुक्रिया किस बात का दोस्त? ये तो मेरा फ़र्ज था, धर्मवीर ने कहा। लेकिन सभी लोग तुम जैसे अच्छे नहीं होते। और तभी मनोरमा ने सबको नाश्ते के लिए पुकारा। मनोरमा की आवाज़ सुनकर सभी डाइनिंग टेबल तक पहुंच गए। तब तक बच्चों ने भी अपना दूध खत्म कर लिया था और वो भी नाश्ता करने बैठ गए। सबने गर्मा गर्म बेसन के चीलों का हरी चटनी के साथ
आनंद उठाया। नाश्ता करने के बाद फिर सब अपने अपने काम पर लग गए। मनोरमा ने लच्छो से कहा कि तुम जब तक घर की साफ सफाई कर लो, मैं नहा कर आती हूँ, फिर दोपहर का खाना भी तैयार करेंगे। वैसे भी आज जागने में देर हो गई है। अच्छा मालकिन, आप नहाने जाइए, मैं तब तक घर की साफ सफाई कर देती हूँ, और मुझे बता दीजिए कि कौन सी सब्जियाँ बननी हैं, तो मैं सब्जियाँ भी काट कर रख दूँगी। लच्छो बोली, तू ऐसा कर, बगीचे से थोड़ी पालक और धनिया तोड़ के ले आ और धो कर रख देना। बाकी मैं बाद में सोचूंगी कि दोपहर के खाने में क्या बनेगा। ठीक है मालकिन। दोपहर हो चुकी थी, खाना बनकर टेबल पर लग चुका था। मनोरमा ने लच्छो से कहा, लच्छो, जा तो सबको कह दे कि खाना टेबल पर लग चुका है, सब खाने आ जाएंगे। जी मालकिन। और इतना कहकर लच्छो सबको बुलाने चली गई। सबको आने पर मनोरमा ने सबकी प्लेट पर खाना परोसा और सबको गर्मा गर्म रोटियां सेक कर देने लगी। अनवर चाचा का खाना उसने लच्छो के हाथ उनके क्वार्टर में भिजवा दिया। तभी विश्वनाथ बोला, वाह मनोरमा भाभी, खाना बहुत ही स्वाददार है। तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा विराजमान है। ये तो मानना पड़ेगा दोस्त। मुझे अगर किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है तो आफत आ जाती है। मनोरमा के खाने की ऐसी आदत लग गई है कि अब कहीं का खाना रास नहीं आता। अब आप दोनों रहने भी दीजिए, चुपचाप खाना खाइए। जो हुक्म, धर्मवीर ने हंसकर बोला और सब हंस पड़े। फिर खाना परोसते हुए मनोरमा ने कहा, अगले हफ्ते बच्चों की इतवार को मिलाकर 2-4 दिन की छुट्टी है, तो क्यों ना हम सब फार्म हाउस में बिता कर आएँ। कुआर का महीना है, इन दिनों का मौसम भी अच्छा हो जाता है। वहाँ की ताज़ी हवा में क्यों ना कुछ दिन गुजार कर आएँ। सुझाव तो अच्छा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उस समय मेरी कोई मीटिंग ना हो, नहीं तो बेवजह नुकसान हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप व्यस्त ना हुए तो फिर चल पड़ेंगे। और ऐसे ही बातों बातों में सबका खाना हो गया। सबसे बाद में मनोरमा और लच्छो ने खाना खाया, किचन साफ की और आराम करने चल पड़ी। रात के खाने के बाद मनोरमा ने धर्मवीर से कहा, पता है जी, शाम को लच्छो कह रही थी कि जब हम सब दोपहर के खाने के आराम कर रहे थे तो विश्वनाथ न जाने क्या ढूंढ रहा था। लच्छो ने पूछा कि साहब कुछ चाहिए क्या? तो विश्वनाथ बोला, कुछ नहीं, मुझे जेल में जरा बीड़ी पीने की आदत हो गई है, इसीलिए तलब लग रही है, वही ढूंढ रहा था। ठीक है, तो मैं माली काका से बीड़ी लेके आती हूँ, वो बीड़ी पीते हैं। लच्छो ने उससे कहा, रहने दो, मैं खुद ही माली से मांग लूँगा, तुम जाओ। विश्वनाथ ने लच्छो से इतना कहा और फिर वो कहीं चला गया। फिर आपने खुद देखा, वो खाने के वक्त वापस लौट कर आया और आपसे कह रहा था कि वो कहीं सैर के लिए गया था। अरे, तुम तो खामे खामे शक करती हो उस पर, पीने लगा होगा बीड़ी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, और वो सैर पर ही गया होगा। तुम भी क्या लच्छो की बातों में आ जाती हो। पता नहीं, मुझे उस पर भरोसा नहीं हो रहा। भरोसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि भरोसे पे ही ये दुनिया कायम है। और तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करके सो जाओ। ये सब फालतू की बातें मन से निकाल दो, लेकिन इसे जल्दी ही घर से जाने को कहो। तनिक धीरज धरो, हथेली पर आम मत उगाओ। तुमने कहा ना कि बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, बस तभी सब फार्म हाउस पर चल पड़ेंगे और उसे वहाँ कोई काम सौंपकर उसे वहीं रहने को कह देंगे और हम सब वापस आ जाएंगे। धर्मवीर ने कहा, ठीक है, मनोरमा बोली, और अब सोने की कोशिश करो। ठीक है, आप सो जाओ, मैं कोई किताब पढ़ती हूँ तो नींद खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है। और इतना कहकर धर्मवीर सो गया।
इसी तरह की दिनचर्या से 2-4 दिन व्यतीत हो गए। अब वो दिन भी आ पहुंचा जब सब फार्म हाउस पर छुट्टियां बिताने जाने वाले थे। इस दौरान धर्मवीर की कोई मीटिंग भी फिक्स नहीं हुई थी, इसीलिए फार्म हाउस जाने में कोई अड़चन भी पैदा नहीं हुई। सब फार्म हाउस पहुँचे। 2 मोटर गई थी, एक मोटर में मनोरमा और बच्चे जिसे ड्राइवर चाचा अनवर ले गए थे, और दूसरी मोटर में विश्वनाथ और धर्मवीर गए थे। सब सुबह 11 बजे तक पहुँच गए थे। वहाँ के नौकर रघुआ और उसकी मेहरारू फुलमत ने सबको नाश्ते का इंतजाम किया हुआ था। चने, दाल की भरवा पूरी, कद्दू की सब्जी और ताज़ा बघार वाला छाछ, चूल्हे का पका हुआ नाश्ता सब करके उनकी आत्मा तृप्त हो गई। सबने कहा कि अब दोपहर का भोजन नहीं करेंगे, अब तो सीधे शाम का ही भोजन होगा। तभी मनोरमा ने फुलमत से कहा, बस बच्चों के लिए दोपहर का थोड़ा दूध चाहिए, क्योंकि बच्चों को आदत है दूध पीने की। कछु बात नहीं मेम साहब जी, ये हमार गाय है ना काली, बहुत दूध देती है। सुबह 3 सेर और शाम को 3 सेर। यहाँ खूब जंगल है तो हरा चारा चरती है, इसीलिए इतना दूध देती है। हम बच्चन खातिर दूध ले आएंगे, आप चिंता ना ही न करो फालतू में। फुलमत ने कहा, ठीक है फुलमत, लेकिन अब यहाँ साहब लोग नहीं हैं, तुम अपना घूंघट तो हटा लो। मनोरमा ने फुलमत से कहा, ऊ का है मैम साहब, आदत पड़ गई है घूंघट की। फुलमत ने कहा, चलो अब हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर शाम को बात होगी। ठीक है मैम साहब। अच्छा ये और बता देती कि शाम के खाने में क्या खाना पसंद करेंगी, तो हम इंतज़ाम कर लेते। तुम ऐसा करो, ढेर सारे बैंगन और टमाटर भूनकर भरता बना लेना, साथ में अरहर की दाल और साथ में चूल्हे की रोटी। ठीक है मैम साहब, अब हम जाते हैं, आप आराम कीजिए। इतना कहकर फुलमत चली गई। ये थे रघुआ और फुलमत, जो फार्म हाउस के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे और फार्म हाउस का ख्याल रखते थे। उनके बच्चे पास के गांव में अपने दादा दादी के पास रहते हैं, जिनसे वो कभी कभी मिलने जाते हैं। ऐसे ही एक दिन ही फार्म हाउस में बीता था कि रघुआ ने धर्मवीर से विनती की कि गांव में एक आदमी ने खबर दी है कि उसके पिता की तबीयत खराब है और वो उन्हें रात भर के लिए देखने जाना चाहता है। साथ में फुलमत भी जाएगी। सुबह का खाना वो सबको खिलाकर रात के खाने का इंतजाम करके जाएगी और दूसरे दिन सुबह सुबह ही वापस आ जाएगी। धर्मवीर ने कहा, ठीक है, तुम लोग चले जाओ, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, भगवान आपका भला करे। इतना कहकर रघुआ चला गया। फुलमत ने सुबह का खाना सबको खिलाकर रात के खाने का इंतजाम कर दिया और दोपहर के समय दोनों पति पत्नी अपने गांव की ओर निकल गए। दिन ऐसे ही निकल गया। सबने रात का खाना खाया और सोने चले गए, लेकिन आधी रात के वक्त पिस्तौल की आवाज़ ने सबको जगा दिया। अनवर चाचा अपने क्वार्टर से भागकर आए और उन्होंने सावधानी पूर्वक खिड़की से झांक कर देखा। मनोरमा की लाश फर्श पर लहूलुहान